एजेस मिलेंगे या जो कट करने के बाद जो फेस मिलेगा हमें, वो एक स्मूथ फेस मिलेगा या स्मूथ एजेस मिलेगी। जबकि अमॉर्फस सॉलिड में कभी ऐसा नहीं होगा, आप उसको रैंडमली कट करेंगे तो आपको क्या होता है, कुछ ऐसा अनइवन सरफेस मिलेगी। तो ये तो पहली बात हो गई हमारी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट। इन लोगों का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो शार्प होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके वो जल्दी से सारे मेल्ट हो जाएंगे। क्योंकि इनमें क्या होता है कि मेल्टिंग जो है होती है बहुत ही ग्रेजुअल मेल्टिंग होती है, मतलब धीरे धीरे मेल्टिंग होती है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे होता है, एक रेंज में होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज है कि इतने से इतने टेम्परेचर के बीच में ही वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये हो गया एक हमारे शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट होगा। दूसरा तीसरी बात क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें अक्सर लोग कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वो है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमारे, वो होते हैं एन आइसोट्रोपिक, और जो हमारे एमॉर्फस होते हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक। अब आप लोग बोलोगे ये एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या है, तभी मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो दोस्तों, एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि अगर हम अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लेते हैं, जब भी मैंने बताया कि इनमें क्या होता है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये मेरा ए बी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो यहाँ पे ये क्या है, ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो ये क्या है, देखो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब दोस्तों मैं क्या करूं, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को लूं मैं और इसके अक्रॉस कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने की कोशिश करूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें मेजर करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ऐसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इस एक्सिस के अलाउंग, तो मेरे को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे मिलेगा, ए बी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर मैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स करता हूं तो क्या होगा, उसमें सिर्फ ए काउंट होगा, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। सिमिलरली अगर हम डायगोनल की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे किसी भी अगर आप एंगल से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करोगे तो हर बार वो अलग आएंगी। तो दैट इज व्हाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे एनाइसोट्रोपिक है। और अमॉर्फस सॉलिड्स में जैसे मैंने बताया इनकी तो कुछ है ही नहीं, इनके पास में एक लॉन्ग रेंज कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एक्सिस के थ्रू किसी भी एंगल के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी मेजर करेंगे तो वो मोर और लेस सेम ही रहेगी, इसलिए दे आर आइसोट्रोपिक। अब सबको मैं एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों, इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, वो है हमारा ग्लास। और ग्लास होने की वजह से इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, या फिर दोस्तों और क्या बोला जाता है इनको, स्यूडो सॉलिड्स, मतलब कि झूठे सॉलिड। ये बिल्कुल सच्चे सॉलिड्स नहीं है, बहुत ही झूठ बोला है इन्होंने, तो ये हो गए झूठे सॉलिड्स। और ये क्या है, ये अपने ट्रू सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इनका एग्जांपल तो बहुत बहुत सारे हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल तो है हमारा जो हम लोग सॉल्ट रोज खाते हैं, NaCl, या फिर और एग्जांपल बोल देते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो क्वार्ट्ज। तो ये हो गए हमारे दोस्तों क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो आगे से अब हमें क्या पता चला यहाँ पे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है हमारे वही ट्रू सॉलिड्स है। तो आगे से हम लोग इस टॉपिक में जितनी भी बात करेंगे सबकी सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के रिलेशन में ही लेके करेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे, तो पहले हमने ये समझ लिया कि हमने सॉलिड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। उसमें से क्या हुआ कि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड्स हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन सॉलिड्स को भी उन्होंने क्या किया और फर्दर डिवाइड कर दिया। अब उन्होंने और फर्दर कैसे डिवाइड किया दोस्तों, उन्होंने डिवाइड किया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, मतलब कि जो टोटल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स बनते हैं, उन्हीं बॉन्ड्स के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला उन्होंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा उन्होंने क्या बनाया, आयनिक सॉलिड्स। तीसरा क्या बनाया, मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। और चौथा क्या बनाया, नेटवर्क या फिर कोवलेंट सॉलिड्स। तो लिख देता हूं नेटवर्क ऑब्लिक कोवलेंट सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स। ओके, तो अब तीनों की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको जैसे नाम से दिख रहा होगा कि यार इसमें आयनिक बॉन्ड है, इसमें आपका मेटालिक बॉन्ड है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, और इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो इसका बेसिकली क्या है कि बॉन्डिंग के बेसिस पे इन्होंने हमने इसको सब अलग अलग डिफरेंशिएट किया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो पहली बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं कि एक ऐसे सॉलिड जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एक मॉलिक्यूल हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मैं बोलता हूं कि आप वो देखो सॉलिड हाइड्रोजन, तो सॉलिड हाइड्रोजन में क्या होगा, H2 को इन्होंने क्या कर दिया, सॉलिड बना दिया। अब वहां पे क्या होगा, जब भी आप कभी उसको एनालाइज करोगे तो वहां पे H2 होगा, कभी सिंगल हाइड्रोजन के बेसिस पे वो सॉलिड नहीं बनेगा। तो उसको भी क्या किया उन्होंने, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का को और फर्दर डिवाइड किया। किस किस में दिया, डिवाइड किया, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
तो 3 पार्ट हो गए देखो इसका, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन। का एग्जांपल देता हूँ। पोलर का मतलब दोस्तों देखो एक ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे क्या है कि तो उसके एलिमेंट्स हैं, उसमें से एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो जब भी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो वो मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है। बहुत अच्छा है। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, HCl। तो दोस्तों HCl पे क्या होगा, Cl पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड बन गए पोलर बॉन्ड। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जांपल HCl। HCl हो गया, इसका एग्जांपल एक अमोनिया भी होता है NH3, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तो उसकी वजह से भी ये पोलर हो जाता है। नॉन पोलर दोस्तों बहुत ही सिंपल है, H2 ले लो, Cl2 ले लो। तो यहाँ पे क्या है, देखो सेम ही एलिमेंट्स है। जब सेम एलिमेंट्स है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो दोनों के बीच में जीरो रहेगा, विच मींस उन पे कभी कोई भी चार्ज नहीं आएगा, तो वो सारे के सारे हो जाएंगे हमारे नॉन पोलर। तो ये दोस्तों ये पोलर हो गई, नॉन पोलर होगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन आ गया, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा क्या, वाटर। तो जो सॉलिड वाटर है, मतलब स्नो है या आइस है, वो किस में आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, अब आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं दोस्तों। सबको पता है आयनिक सॉलिड्स में कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। उसका एग्जांपल है हमारे पास में NaCl, बहुत सिंपल है। मेटालिक सॉलिड्स में क्या होगा दोस्तों, सारे मेटल्स आ गए हमारे, आयरन ले लो, आपका कॉपर ले लो, निकल ले लो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, सब मेटालिक सॉलिड्स में आ गए। ठीक है, तो उसका एग्जांपल लिख देते हैं, आयरन हो गया आपका, निकल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एंड सो फोर्थ। अब दोस्तों उसमें होता है क्या, मेटालिक बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, कि हमें ये पता है सारे के सारे मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में दिखते हैं कि Fe डबल पॉजिटिव या फिर ट्रिपल पॉजिटिव, एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव या सोडियम सिंगल पॉजिटिव। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में ये क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो तो फ्री हो गए, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में लग गए वो इलेक्ट्रॉन। बाकी के क्या बचे, जितने भी आयंस बचे वो सब पास में आके बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। उनका जो बॉन्ड बोला है वो क्या कहता है, मेटालिक बॉन्ड। तो आपको और ये डिटेल पढ़नी है तो ये 11th क्लास में बहुत अच्छा एक चैप्टर है, चैप्टर 4 बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें आपको और अच्छे से मिल जाएगा ये। तो फिलहाल के लिए हम इतना बता देते हैं कि मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्ड बनता है और सारे के सारे मेटल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब आ गया कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल जब भी कभी बनता है, अगर किसी बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल का सॉलिड बनना है तो उसे हम कह लेते हैं नेटवर्क या फिर कोवैलेंट सॉलिड। और बेसिकली इसमें सब कौन से आएंगे, इसमें आएंगे नॉन मेटल्स आएंगे। ठीक है, जैसे मेटालिक सॉलिड में मेटल्स आते हैं, इसमें जो जितने भी नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स होंगे वही नेटवर्क सॉलिड्स को फॉर्म करेंगे। उसका बहुत ही अच्छा हमारे पास एग्जांपल है डायमंड। तो देखो दोस्तों डायमंड क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ही है बस, उसमें और कुछ नहीं है। और उसमें क्या है तुम्हारा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो विच मींस ये कार्बन क्या है, वो है नॉन मेटेलिक कंपाउंड, और उसमें क्या बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड्स, और बहुत ही लॉन्ग रेंज का है ये कंपाउंड। तो हो गया हमारा नेटवर्क या कोवैलेंट सॉलिड्स। और इसका डायमंड एग्जांपल आ गया, इसका एग्जांपल ग्रेफाइट होता है। दोस्तों ये हमने चारों प्रॉपर्टीज देख ली, चारों टाइप्स ऑफ देख लिए। अब सबका मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। अब सबकी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो दोस्तों जितने भी मॉलिक्यूलर ये है तो ये क्या करेंगे, बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, ये कैसे करेंगे, ये आपके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी शो करेंगे एक्वस फॉर्म में। अगर हम सॉलिड NaCl ले लें तो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ मॉल्टन फॉर्म में, या फिर हम बोले एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म टू बी करेक्ट, एक्वस फॉर्म में अगर हम लें तो सोडियम हमारा NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये सारे के सारे नहीं तो पता ही है, बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और जितने भी कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड होंगे ये मोस्टली दोस्तों क्या होंगे, इंसुलेटर की जैसे बिहेव करेंगे। सिर्फ ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है हमारा, ग्रेफाइट को अगर हम छोड़ते हैं तो कोई भी अगर हम नेटवर्क या मॉलिक्यूलर सॉलिड उठाएं तो वो एज इट इज दोस्तों क्या करेगा, सिर्फ कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसुलेटर की जैसे बिहेव करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कवर कर लिया, हमने टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कवर कर लिया। अब हमारी बात आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कवर करने के बाद क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल की। तो दोस्तों क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल पे जाने से पहले थोड़ा एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टल्स आखिर होते क्या हैं। तो क्या है क्रिस्टल से, अगर आप थोड़ा देखोगे कि उसको मैं इजी वे में आपको समझाऊं तो क्रिस्टल क्या है कि कभी भी कोई सॉलिड अगर फॉर्म हो रहा है एक लिक्विड से, तो सॉलिड्स को जब भी कभी फॉर्म होंगे लिक्विड से, या फिर सिंपली ऐसे समझो कि आप वाटर को कूल कर रहे हो, तो क्या होगा, वाटर अपना लिक्विड होगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, राइट। तो सॉलिड से जब लिक्विड बनने की जो प्रोसेस है उसमें जो नेचुरली जिस शेप का सॉलिड बनेगा वो हम क्रिस्टल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग रोज घर में शुगर खाते हैं, राइट, उसमें क्या होता है, सबने देखे शुगर की क्रिस्टल्स या सबने NaCl के क्रिस्टल्स देखे छोटे छोटे जो हमारे घर पे आते हैं, तो वो क्या है, वो खुद से बनी हुई शेप है, वो उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। जब कभी शुगर सिरप से शुगर बना रहे होते हैं, जब उसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो वो उस फॉर्म में आ जाता है। तो वो है हमारे सारे के सारे क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो अगर दोस्तों आप किसी भी क्रिस्टल को लो और उसके ऊपर एक्सरेज बम्बार्ड करो, तो एक्सरेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के जैसे पास से निकलेंगे तो रिपल्शन होगा, वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। तो डिफ्रैक्ट होने के बाद क्या करते हैं, उस पैटर्न को अगर हम थोड़ा सा और प्रोसेस कर ले तो हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिखाई देंगे, कुछ इस तरह के हमें डिफ्रैक्शन पॉइंट्स दिखाई देंगे।
स्पेस में। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो डिफ्रेक्शन पॉइंट हमें स्पेस में दिखाई दे रहे हैं ये क्रिस्टल लैटिस कहलाते हैं। और अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, जैसे कि मैंने इसको अभी तो ऐसे रैंडम पॉइंट लग रहे हैं, इसको हमने थोड़ा सा और ज्वाइन कर दिया तो क्या होगा दोस्तों, एक ही शेप की जैसे बना लेगा ऐसे। फॉर एग्जाम्पल तो ये एक आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल की जैसा देखने में लग रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये एक यूनिट सेल हो गई और वो जो उसकी सारे सारे पॉइंट्स थे वो क्या हुआ, वो हुए क्रिस्टल लैटिस। अब एक बार फिर से बात करते हैं यूनिट सेल, जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, तो यूनिट सेल से मेरे कहने का क्या मतलब है। तो यूनिट सेल कहने का दोस्तों मेरा मतलब ये, अगर आप जिस रूम में बैठे हो उसके वॉल को एज अ क्रिस्टल एज्यूम करो, अगर समझो कि इसका जो रूम का वॉल है वो क्रिस्टल है, तो वो किससे मिलके बना है, वो ब्रिक से बेसिकली मिलके बना है, राइट। तो उसकी जो ब्रिक्स हुई वो हमारी हुई यूनिट सेल। तो वैसे क्रिस्टल्स का जो एलिमेंट्री यूनिट है जिससे मिलके क्रिस्टल बना है, या फिर याद करो मैंने क्रिस्टल एंड सॉलिड में क्या बताया था कि रिपीटिंग ऑर्डर होता है। तो क्रिस्टल्स में क्या होता है कि जो आपका जिस चीज का रिपीटिंग ऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। तो अब हमारे पास में कितने यूनिट सेल है दोस्तों, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं। तो हमारे पास टोटल 7 यूनिट सेल्स हैं। और क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो हमारे पास में 14 क्रिस्टल लैटिसेस हैं आज के टाइम पे। तो 14 है, जिन 14 क्रिस्टल लैटिसेस, और इनको दूसरे नाम से और जाना जाता है दोस्तों, वो बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिसेस। तो ये हो गए ब्रेवियस लैटिसेस या फिर क्रिस्टल लैटिस। तो टोटल हमारे पास यूनिट सेल कितने हैं दोस्तों, यूनिट सेल हैं 7, और टोटल क्रिस्टलाइन लैटिसेस कितने हैं हमारे पास में 14। तो पहले मैं सारी आपको यूनिट सेल्स के बारे में बता देता हूँ कि हमारे पास टोटल जो 7 यूनिट सेल्स हैं वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं और कैसे उनको हम लोग मेजर करते हैं। तो पहले एक मैं बहुत ही सिंपल सा यूनिट सेल बना लेता हूँ दोस्तों, जो कि है क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल बहुत ही सिंपल है, सबने रूबिक्स क्यूब देखा होगा, या जिस रूम में आप बैठे हो थोड़ी देर को उसी को अगर आप क्यूबिकल एज्यूम कर लो तो वो एक क्यूबिक यूनिट सेल की जैसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं भी बताता हूँ आपको 1 मिनट में। तो पहले इसको ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों ये बन गया मेरा एक क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, आप देखो जिस रूम में आप बैठे हो अगर आप उसी को ध्यान से देखोगे तो उसमें 3 चीजें होंगी। एक तो कोई तो उसकी लेंथ होगी, राइट, कुछ उसकी ब्रेथ होगी और कुछ उस रूम की हाइट होगी। तो बेसिकली ये मैंने तीनों एक्सेस बना दी। तो ये जो होगा ये आपकी मतलब लेंथ होगी, तो उसको मैंने ए बोल दिया। ये अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ये वाली ब्रेथ है तो मैंने इसको बी बोल दिया। ये हाइट है तो मैंने इसको सी बोल दिया। ओके, और ये क्या होगी, ये आपकी बेसिकली एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी वाई एक्सिस होगी और ये होगी आपकी जेड एक्सिस। उसके अलावा क्या होंगे, इसमें 3 एंगल होंगे। एक ये एंगल कहलाएगा दोस्तों हमारा अल्फा, ये एंगल कहलाएगा बीटा और इस एंगल को हम लोग बोलेंगे गामा। तो जब भी हम कभी क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करेंगे तो हम क्या लेंगे, उसकी एज लेंथ लेंगे जो कि होगी हमारी ए बी और सी, ए बी और सी। तो हम एज लेंथ लेंगे और ये 3 एंगल्स लेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो दोस्तों जब भी हम कभी क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो क्या होगा कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है क्यूब में। और जो एंगल्स होते हैं वो भी हमें पता है कितने होते हैं, वो होते हैं 90 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये हुआ आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो ये तो हमने एक यूनिट सेल कवर कर लिया, जबकि टोटल हमारे पास कितने हैं 7 यूनिट सेल्स हैं। तो मैं सारी यूनिट सेल्स को आपको बता देता हूँ, उनके नाम और उनके ये ए बी सी और अल्फा बीटा और गामा, ये एंगल्स कैसे कैसे होते हैं, किसी में डिफरेंस होता है तो कितना होता है वो सब। तो दोस्तों पहला की जबकि मैंने क्या बताया, क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। दूसरा हमारे पास आया टेट्रागोनल यूनिट सेल। इसमें दोस्तों क्या होगा कि ए इक्वल टू बी तो होगा बट वो सी के इक्वल नहीं होंगे, बट एंगल क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 90 डिग्री। तो ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा हमारा ऑर्थोरोम्बिक में दोस्तों क्या होगा कि ये कोई भी पैरामीटर एज लेंथ बिल्कुल भी बराबर नहीं होगी। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल अगेन ऑल 3 एंगल्स विल बी इक्वल। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद आया हमारे पास हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में दोस्तों क्या होगा कि ए इक्वल टू बी तो होगा बट नॉट इक्वल टू सी रहेगा इसमें। और यहाँ पे क्या होगा एंगल की अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा और जो हमारा गामा होगा वो होगा 120 डिग्री का। ओके, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक हेक्सागोनल। फिर आया हमारा रोम्बोहेड्रल। दोस्तों रोम्बोहेड्रल में क्या होगा कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ही रहेगा, बट एंगल क्या होगा कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा बट दे विल नेवर बी इक्वल टू 90 डिग्री।
तो बेसिकली दोस्तों ये है क्या, और रोम्बोहेड्रल क्या बेसिकली आप समझो कि क्यूबिक यूनिट सेल है, उसी को थोड़ा सा हमने डिफॉर्म कर दिया, तो थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसका जो 90 डिग्री एंगल था वो चेंज कर दिया। तो हमारे लेंथ ब्रेथ हाइट तो सेम ही रही, बट एंगल अभी भी बराबर है, बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हो गया हमारा रोम्बोहेड्रल। अब इसके बाद दो और बचे, एक है हमारा मोनोक्लिनिक, और दूसरा है ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक में क्या होगा दोस्तों, ये कोई भी पैरामीटर किसी के भी इक्वल नहीं होंगे, इसमें भी कोई भी किसी के इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा इक्वल टू गामा होगा इक्वल टू 90 डिग्री, और जो बीटा होगा वो 120 के इक्वल नहीं होगा। और इसमें क्या होगा दोस्तों, कोई भी एंगल किसी के भी बराबर नहीं होगा। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गामा, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो दोस्तों अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सारे के सारे यूनिट सेल यहाँ पे आ गए। जैसे मैंने बताया था 7 यूनिट सेल्स होते हैं, तो 7 के 7 यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप बोलोगे कि ये तो यूनिट सेल होगा, लेकिन हमने ब्रेविस लैटिस तो हमने बताया था 14 होते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है दोस्तों, जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये तीनों क्या है मैं अभी 1 मिनट में आगे बताता हूँ। तो बेसिकली क्यूबिक यूनिट सेल क्या कर लेगा, आपका 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। टेट्रागोनल 2 में करेगा, ऑर्थोरॉम्बिक 4 में करेगा, हेक्सागोनल 1 में करेगा, ये 1 में करेगा, ये 2 में करेगा फॉर्म्स में आएगा, और ये 1 फॉर्म में आएगा। आप सबको काउंट कर लेते हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 कितना हुआ 13 और 1 14। तो हो गए टोटल 14 ब्रेविस लैटिस जो मैंने बताए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने याद कैसे कर लिया, तो मैंने कुछ याद नहीं किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो एक बहुत ही सिंपल सा ऐसे अपने याद करने के लिए कुछ फॉर्मूला बना लिया है। क्यूबिक है तो सी लिख दिया, फिर टेट्रागोनल ऑर्थोरॉम्बिक है तो लिख दिया 2, हेक्सागोनल को एच लिख दिया, और रोम्बोहेड्रल को आर लिख दिया। तो C2 हर याद कर लिया मैंने, C2 हर। और ये समझ लो दो डॉक्टर है, एक क्लिनिक पे बैठता है तो वो मोनोक्लिनिक वाला डॉक्टर है, एक 3 क्लिनिक पे भागता है तो वो ट्राई क्लिनिक है। ऐसे करके याद रख लो। और दूसरा मैंने देखो यहाँ पे चालाकी क्या की है कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक तीनों में देखो एंगल से कोई छेड़छाड़ नहीं है, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या है कि ये इक्वल है, फिर एक पार्ट इक्वल नहीं है, फिर दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, फिर से क्या हुआ, इसका बेसिकली रिपीटेशन आ गया यहाँ पे कि इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। तो बेसिकली मैंने वो रिपीट करके उसका देखो, फिर रोम्बोहेड्रल में क्या हुआ, ये फिर से फर्स्ट वाला रिपीट कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ एंगल चेंज किए। और मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं है, तो वो ऐसे करके रख दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे आप इसको याद रख सकते हो। एग्जाम में शायद कोई नहीं पूछेगा, बट कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा पूछ लेते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, हमने क्रिस्टलाइन लैटिस पढ़ लिया, और हमने सारे यूनिट सेल कवर कर लिए। अब तो हम इस पर टिक लगा देते हैं, ये और ये। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग एंड पैकिंग एफिशिएंसी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड पैकिंग एफिशिएंसी की। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग से क्या मतलब है, तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उनमें यूनिट सेल्स होते हैं। यूनिट सेल्स बेसिकली किससे मिलकर बने होते हैं, वो बने होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के या फिर एटम्स के। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताया था कि क्यूबिक यूनिट सेल 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, एक सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो मैं तीनों की बात करूंगा। पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं अभी जल्दी से। ये दोस्तों ये बन गया एक हमारा सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक में होता क्या है कि अगर हम अपने रूम को ही देखें तो हमारे पास कितने 8 एजेस होंगे आपके, 8 या फिर ये जो हमारे पॉइंट्स हैं जितने एजेस पे हैं, तो वो टोटल 8 होंगे। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अपने आप रूम को भी देखो, रूम के कितने कॉर्नर्स हैं, बेसिकली 8 कॉर्नर्स। अब क्या होगा कि जो ईच कॉर्नर है दोस्तों, ये क्या है, ये हमारे बताया था कि क्रिस्टल लैटिसेस है ये सारे। और ये बेसिकली क्रिस्टल लैटिस से मतलब क्या है, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली क्या होगा, एक सिंपल यूनिट सेल में एक यहाँ पे एटम प्रेजेंट होगा, ऐसे एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो बेसिकली हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ एटम प्रेजेंट होगा। या फिर अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको कि 1 2 3 4 अगर एटम एक साथ है, तो अगर इनके सेंटर को हम ज्वाइन कर दें तो बेसिकली ऐसे एक फेज बन गया। ऐसे इसके कुछ 200 मान लेते हैं पीछे भी एटम्स है, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका एक ये पर्टिकुलर ये वाला सिंपल क्यूबिक का एक शेप बन गया। अब सिंपल क्यूबिक तो दोस्तों आ गया। अब हम इसमें बात करते हैं कि सिंपल क्यूबिक में अगर हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाया तो उसमें कितने एटम्स या कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। तो वो कैसे पता लगेगा दोस्तों, वो पता लगेगा वो किस टाइप का यूनिट सेल है उससे। तो फॉर एग्जांपल हमने बोला कि ये है हमारा सिंपल यूनिट। तो इसमें सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है कि जितने भी एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे वो सारे के सारे इन पे करेंगे, जो कि हमारे कॉर्नर्स है इसके, वो रहे ये। ओके, अब दोस्तों होता क्या कि देखो, अगर एज्यूम करो कि अगर आपके पास में एक स्फीयर है या जैसे एक कोई बॉल है, उसको आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास में ब्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपने क्या करा, एक बॉल को 4 ब्रिक्स के बीच में ऐसे रख दिया, तो बेसिकली क्या होगा कि वो बॉल हाफ कवर हो जाएगी। उसका जैसे 50% एरिया 4 ब्रिक्स से कवर होगा, उसका आपने क्या किया 4 ब्रिक्स उसके ऊपर और रख दी,
तो क्या हुआ, वो बॉल जो बीच में रखी थी वो पूरी की पूरी ढक गई उन सारे ब्रिक से। तो अगर हम हर ब्रिक को एक यूनिट सेल माने तो बेसिकली क्या हुआ कि जो एक बॉल थी वो 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड हो गई। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे एक कोई भी एटम आ रहा है तो वो टोटल एटम का कितना आ रहा होगा दोस्तों, वो आ रहा होगा 1/8। कितना, 1/8। तो हमारे पास में हम टोटल नंबर ऑफ अगर एटम्स निकालें तो एक कॉर्नर पे कितना आ रहा है, 1/8। और टोटल हमारे पास दोस्तों ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, 8। तो विच मीन्स एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ सिंपल क्यूबिक, ओके। तो सिंपल क्यूबिक दोस्तों यूनिट सेल में क्या होगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक यूनिट सेल में कितना होगा, 1। अब इसकी हम बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। तो पैकिंग एफिशिएंसी का दोस्तों मतलब क्या होगा, एफिशिएंसी का मतलब होगा आपका वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो दोस्तों अगर हम ये करें तो हमारे यहाँ से निकल आएगी पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम बात आती है कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स कैसे निकालें, तो हमें पता है एटम्स कैसे स्फेरिकल है और स्फेयर का हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है 1/3 πr³। तो ठीक है, अब आर कैसे निकालें दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप मान के चलो कि यहाँ पे दो एटम्स है ऐसे 1/8 1/8 और टोटल ये सिंपल क्यूबिक है, तो यहाँ से की डिस्टेंस कितना होगी दोस्तों, होगी हमारी ए। और ये एक स्फीयर है तो इसका ये आर रेडियस हो गई, ऐसे इसका भी आर रेडियस हो गई। तो बेसिकली जो हमारा रेडियस हुआ या फिर हमारा ए हुआ वो इक्वल टू हुआ 2r। तो फिर रेडियस सिंपली कितना हो गया आपका a/2। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे 4/3 πr³ अपॉन a³ इंटू 100। और यहाँ पे क्योंकि हमारे टोटल यूनिट सेल में कितने आइटम्स हैं, 1, तो हम 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसकी जो दोस्तों पैकिंग है, और आर की जगह हम क्या लगा देंगे, a/2। तो उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी वो समथिंग निकल के आएगी 52.8 या 52.4 के आसपास कुछ आएगी। तो ये हो गई हमारी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा होगा दोस्तों सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक की बात हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर जिसको BCC लिखते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या फिर BCC। अब दोस्तों उसका फिर से देखो, एक मैं यूनिट सेल बना देता हूं आपके सामने अभी। ये थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। तो ये बन गया हमारा यूनिट सेल। अब देखो दोस्तों, मैंने जैसे बता दिया कि सारे ये हमारे कॉर्नर्स है, तो इस पे तो 1/8 वाले सारे हमारे एटम्स आ ही जाएंगे। उसके अलावा क्या होगा, एक और एटम होगा जो उसके बिल्कुल सेंटर पे रखा होगा। तो दोस्तों ऐसे एज्यूम करो जैसे आप रूम में बैठे हो, सारे कॉर्नर्स पे 1/8 वाले हमारे एलिमेंट्स की स्फीयर है, और एक बड़ा सा एक कंप्लीट स्फीयर है सेंटर में। तो अगर आप हमें इसका एफिशिएंसी निकालनी है तो फिर से वही करेंगे कि अपना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। अब हम यहाँ पे दोस्तों बात पहले कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कितने होंगे। तो देखो ये सारे के सारे इस पे तो 1/8 होंगे, तो 1/8 टोटल हमारे पास 8 है, तो ये हो गया, प्लस एक बीच में रखा है, तो बेसिकली हमारे पास दोस्तों 2 होंगे। तो इसमें जो हमारे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे BCC में वो होंगे 2। तो चलो ये बात खत्म हो गई। अब हम इसकी बात कर लेते हैं रेडियस हम कैसे निकालें। तो दोस्तों ये एज्यूम करो कि आप जिस रूम में बैठे हो, तो उसका पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई हमारा एटम सेंटर में रखा है, तो उसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका पहले हम लोग रूम का डायगोनल निकालेंगे अपना, एक एच से दूसरे एच तक। तो बेसिकली दोस्तों उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये वाला स्पेस का डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो ये ए होगा, ये होगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा √2a। तो बेसिकली अभी होगा √2a, ये ए ही रह गया, तो फिर से पाइथागोरस लगाई, तो हमारा जो ये रूम का डायगोनल या फिर एक इसका हमारा क्यूब का जो डायगोनल निकल के आया, बॉडी डायगोनल, वो आया √3a। और √3a दोस्तों किसके बराबर होगा, देखो कि एक ही स्फीयर है, एक ऐसे इसके कॉर्नर वाला होगा, एक यहाँ वाली कॉर्नर वाला होगा, तो इसका जो रेडियस रहेगा वो 2r हो जाएगा। जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहेगी, रेडियस r ही होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2r हो जाएगी, ये r रहेगी और ये भी r रहेगी। बेसिकली कितना हो गया, 4r। तो 3a = 4r। तो हमारा जो रेडियस हुआ वो सिंपली होगा √3/4a। तो जब हम दोस्तों इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे फिर से वही, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हैं, उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 πr³ से, और r की जगह ये लगा देंगे, अपॉन a³ करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी वो लगभग निकल के आएगी हमारी 68% के आसपास। सिंपल क्यूबिक में कैसे निकल गई थी, कुछ तो 52 के आसपास आई थी, इसमें आएगी 68% के आसपास। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स कितनी हुए, 2। 1 तो हमारा आ गया सारे कॉर्नर से, और एक रखा था जो बीच में, तो ये हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब दोस्तों लास्ट बचा है जिसको हम बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक,
या कभी कभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी उसको बोल देते हैं, या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। तो फिर बेसिकली अभी हम यहाँ पे सिंपली फेस सेंटर्ड क्यूबिक लिख लेते हैं, या फिर एफसीसी लिख लेते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी। या फिर याद, उसको हमेशा आप याद रखना कि कहीं पे अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोला हो तो बेसिकली वो सेम ही बात कर रहे हैं, या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी, तो यही सेम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इसमें क्या होता है एफसीसी में, फिर से मैं वही आपका एक ड्रॉ कर लेता हूँ, एक यूनिट सेल। यूनिट सेल मैंने ड्रॉ कर दिया। हाँ, तो अब दोस्तों फिर से वही होगा कि जितने भी कॉर्नर्स हैं सारे के सारे, जितने भी ये पॉइंट है, सब पे हमें पता है कि 1/8 ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो तो हो गई होगा। उसके अलावा हर फेस पे दोस्तों ऐसा अज्यूम करो कि आपके रूम में कितने फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस हैं। तो आपके 4 तो वॉल्स हो गए, एक फ्लोर हो गया और एक सीलिंग हुई, तो टोटल कितने फेस हुए 6। तो ऐसे इसके क्यूब के भी कितने फेस हैं 6। हर फेस पे क्या है, हाफ एलिमेंट या फिर हाफ एटम या फिर हाफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है। विच मीन्स इस फेस पे भी जैसे हाफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यहाँ पे भी हाफ है, इधर भी हाफ है, ऐसे। तो मैं बेसिकली पहले क्या करता हूँ, आपको सिर्फ एक फेस बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये एक फेस है हमारा, कोई भी मान लो आप, एक फेस है इसके, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हाफ ये प्रेजेंट होगा, ये हाफ है, और बाकी तो हमें पता ही है कि एक कॉर्नर पे ये होंगे, एक कॉर्नर पे ये होगा, और ये हमारा ए रहेगा दोस्तों, क्योंकि एच लेंथ है, ये भी हमारा ए रहेगा, एच लेंथ है, और ये बेसिकली ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आर हो जाएगा, ये फिर से 2r हो जाएगा, और ये आर ही रहेगा। तो बेसिकली ये कितना हो गया हमारा 4r, और यहाँ अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना आएगा, ये √2a, तो √2a इक्वल टू 4r। तो बेसिकली जो हमारा r हो गया वो कितना हो गया, √2a/4। तो ये तो हमने इसमें रेडियस निकाल दिया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ दोस्तों एलिमेंट्स कितने होंगे, तो वो तो ये होंगे कि 1/8 तो हमारे सारे कॉर्नर पर ऑक्यूपाई करेगा, और टोटल कॉर्नर है 8, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दी, प्लस हमारे कितने फेसेस हैं 6, और हर फेस पे दोस्तों कितना आ रहा है 1/2, तो 1/2 इंटू 6, तो बेसिकली ये सिंपली कितना है 3, तो 1 + 3, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें आ गए 4। तो इसमें आपने देखा सबसे ज्यादा है, बीसीसी में 2 आए थे, सिंपल क्यूबिक में 1 था, और एफसीसी में आ गए 4। अब जब हमें इसको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, 4 × 4/3 πr3, आर वही लगा देंगे जो भी हमने निकाला था, √2a/4, और डिवाइड कर देंगे उसको a³ से, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो उसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो रफली आएगी कुछ आपकी 74% या फिर 72% के आसपास आएगी। आप इसको चेक कर लेना। तो बेसिकली सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हमारी किसकी आई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। तो सिर्फ दोस्तों यही था इसमें इतना सा क्यूबिक क्लोज पैकिंग और उसकी एफिशिएंसी में। तो हमारा जितने भी मोस्टली क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो आएंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक से रिलेटेड ही आएंगे, या फिर बॉडी सेंटर्ड से आएंगे। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और हमारा सिंपल क्यूबिक में क्या फर्क है। तो दोस्तों ये तो ये बात हो गई। अब हमारी बात करते हैं टाइप ऑफ वॉइड्स की। तो दोस्तों वॉइड का लिटरल मतलब क्या होता है, वॉइड्स का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, राइट। तो अब हम एम्प्टी स्पेस की बात करते हैं। अब देखो, आप एज्यूम करो जैसे कि आप एटम्स कैसे होते हैं, हम स्फेरिकल मानते हैं एटम्स को। तो एक आप एज्यूम करो कि आपका एक बॉक्स है और उसमें आपको बहुत सारे जैसे टेनिस बॉल्स रखने हैं जो कि स्फीयर है। तो आपको लगता है कि आप उस बॉक्स का कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई कर लोगे? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो स्पेस खाली रह जाएगा ना। सेम एक हमारे क्रिस्टल में भी होता है। क्रिस्टल भी क्या है यार, देखो अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल के फॉर्म में बन रहा है वो, तो जितने भी एटम्स आ रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि उसका पूरा के पूरे स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। मैक्सिमम हमने देखा एफसीसी में जहाँ पे भी कितना आ रहा था, कुछ तो रफली 72% या 74% एफिशिएंसी आ रही थी। इसका मतलब अभी भी उसमें 25 या 26% स्पेस खाली है। तो जो खाली स्पेस होता है उसी को हम बोलते हैं वॉइड्स। लेकिन ये वॉइड्स होते कैसे कैसे मैं बता देता हूँ। ऐसे एज्यूम करो दोस्तों कि आप के पास ये 3 स्फीयर्स हैं या फिर 3 एटम्स हैं जो आप उसको एक किसी बॉक्स में रखने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या होगा अगर आपने बिल्कुल तीनों पास पास रख ली, तो बेसिकली बीच में एक ट्राइंगुलर जगह खाली बन गई, राइट। अगर आपने क्या किया, इसके ऊपर एक और बॉल को रख दिया, एक और स्फीयर को रख दिया, तो क्या होगा, ये ट्राइंगल कवर तो हो गया बट बीच का स्पेस अभी भी कंप्लीटली फिल नहीं हुआ, क्योंकि बीच में डिप्रेशन तो बनाई। एक आपने अगर इसके पीछे भी एक बॉल रख दी तो भी वो डिप्रेशन मेंटेन रहा। तो दोस्तों ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस शेप में आ जाएगा, एक ट्राइंगल, उसके बाद में इस तरह का डॉट 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 है। तो बेसिकली कैसे बनेगा, पिरामिड कैसे बन जाएगा, जैसे इजिप्ट में पिरामिड दिखाते हैं ना, जो ऊपर ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, और ऐसे एक मानो वही सेम पिरामिड जो अंदर भी वैसे ही है। तो ये हमारे कहलाते हैं दोस्तों, ये हमारे कहलाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो ये तो होगा हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसके अलावा दोस्तों एक और वॉइड्स होते हैं हमारे जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वो कैसे बनते हैं वो भी अभी बता देता हूँ मैं आपको। उसमें ये मानो कि आपने ये था, ओके, ये 3 थे, बीच में ये ट्राइंगल जगह खाली बन गई, आपने क्या किया, उसका 3 और कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स यहाँ पे रख दिए कुछ इस तरह से। तो बेसिकली अभी क्या होगा, अभी ट्राइंगुलर ना होकर थोड़ी शेप और चेंज हो गई, बट ये स्पेस अभी भी खाली बचा। तो यहाँ पे जो वर्ड बना उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल
टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये दो सिर्फ पॉइंट हैं। कोई भी आपको ये चीज आप याद रखो, कोई भी आपको ये नहीं पूछेगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बन रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बन रहे हैं। आपको पूछा क्या जाएगा, या फिर आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करता हूं तो मैंने बताया इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हुए, 4। तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 4। जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ये जस्ट डबल होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, मतलब 2 into n होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कितने होंगे, 8। या फिर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे आपके, 4। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे, वो 2 के 2 ही रहेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके वॉइड्स के बारे में। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि एक एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा सा एक उन्होंने सॉल्व एग्जांपल दे रखा है। उन्होंने क्या बोला है कि एक हमारा कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि फेस सेंटर क्यूबिक में क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, और उसमें जो बी है, बी ऑक्यूपाई कर रहा है, बी जो है वो फॉर्म कर रहा है आपका एफसीसी। जितने भी बी एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं एफसीसी, एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक का। और जो ए है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो मैं लिख देता हूं ए ऑक्यूपाइंग 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो उन्होंने सिंपल से पूछा है कि उस जो हमारा ये सॉलिड है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते थे, देखो पहली बात एफसीसी में, ठीक, तो एफसीसी में हमें यहाँ पे कुछ उसकी भी कोई जरूरत नहीं है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। बस हमें इतना याद रखना है कि हमारे जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल के जस्ट डबल होते हैं। तो हम रेशियो ले लेते हैं दोस्तों, 20:1 का अगर मैंने रेशियो ले लिया तो अगर एज्यूम करो कि मेरा V1 है तो A कितना होगा, इसका जस्ट डबल होगा, राइट। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे होते हैं, इसका जो भी होगा आपके किसी भी फॉर्म में होंगे उसके जस्ट डबल होंगे। तो अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे 2 होंगे, और A उसका कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3, राइट। तो हमारा 20:1 का दोस्तों रेशियो कितना आ जाएगा, 20:2 का रेशियो आ जाएगा 1:4/3। या फिर से मैं 20:1 का रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा आपका 3:4, विच मीन्स आपका B3A4। यही है आपके सॉलिड का फॉर्मूला जो कि इसमें फॉर्म हो रहा है। ये आपके एनसीईआरटी में एक सॉलिड एग्जांपल है, तो आप वहां पे जाके इसको फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, वरना तो शायद नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आके हमने क्या कर लिया, हमने अपने वॉइड्स भी कंप्लीट कर लिए। अब हमारे रह जाते हैं ये 2 टॉपिक्स जो कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। तो दोस्तों अब तक हमने टाइप ऑफ वॉइड्स तक पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं जिसमें हम बात करेंगे इम्परफेक्शन सॉलिड्स की। तो दोस्तों नेचर में क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं कुछ भी परफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसकी बात सॉलिड्स की करें या क्रिस्टल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें दोस्तों, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स की या फिर डिफेक्ट इन सॉलिड्स की। तो जो सॉलिड्स के डिफेक्ट्स हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो 3 कौन कौन से वो डिफेक्ट हैं देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट डिफेक्ट है वो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट है दोस्तों वो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। एंड जो एक और है वो है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये 3 डिफेक्ट होगा दोस्तों जो हम भी पढ़ने वाले हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फर्स्ट बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक की। तो स्टोइकियोमेट्रिक को फर्दर डिवाइड किया गया है वैकेंसी डिफेक्ट में, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो दोस्तों पहले बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है कि आपका जो रेशियो है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का वो मेंटेन रहे। जैसे कि हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना कि इतना हाइड्रोजन होना चाहिए तो दूसरी साइड पे भी उतना हाइड्रोजन होना चाहिए, वही स्टोइकियोमेट्री है। तो अगर ऐसे डिफेक्ट जो कभी स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉलिड को डिस्टर्ब ना करें तो वो कहलाएंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो उसमें हमारे पास 2 डिफेक्ट है। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। अब दोस्तों वैकेंसी डिफेक्ट में बेसिकली क्या होगा कि आपका जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है वो अपनी जगह से हट जाएगा। अपनी जगह से अगर वो निकल गया तो वहां पर उसकी जगह खाली हो गई, तो वो हो गई हमारी वैकेंसी डिफेक्ट। वो क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलेगा लेकिन अपनी जगह से हट जाएगा, तो वो हुआ वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा कि अपनी प्लेस की जगह वो किसी बीच की साइड पे आ गया जहां पे उसको नहीं आना था। तो बेसिकली क्या हुआ, क्रिस्टल जो यूनिफॉर्म था वैसा यूनिफॉर्म तो बचा नहीं, डिफेक्ट आ गया उसमें, बट स्टोइकियोमेट्री सेम की सेम रही। तो ये दोनों है जो वैकेंसी है और इंटरस्टिशियल है, ये दोनों के दोनों कौन शो करते हैं दोस्तों, ये नॉन आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड शो करते हैं। ओके कौन से वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब जो हमारे आयनिक सॉलिड्स है फॉर एग्जांपल NaCl है, KCl है, AgBr है, AgCl है, वो कैसे डिफेक्ट शो करते हैं। तो उनके लिए 2 डिफेक्ट हैं दोस्तों। पहला है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट मैं यहाँ से बताता हूँ। हाँ,
तो फ्रैंकल डिफेक्ट दोस्तों हमारा क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसमें क्या हुआ? फ्रैंकल डिफेक्ट में दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा कांस्टेंट पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इसका जो हमारे पास एग्जांपल आते हैं वो आते हैं हमारे ZnS, AgCl, AgBr, AgI एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम इसमें क्या हुआ? फॉर एग्जांपल अगर फ्रैंकल डिफेक्ट जैसे AgBr ही है, AgBr ही है, तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों आपका कि जो आपका Ag है जैसे वो अगर हट गया, अपनी जगह से हट गया, किसी इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया, तो बेसिकली क्या क्रिएट हुआ? Ag की एक वैकेंसी क्रिएट हो गई अपनी साइड पे, और वो दूसरी जगह चला गया तो इंटरस्टिशियल आ गया। तो बेसिकली ये दोनों डिफेक्ट हो गए, इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट। अब एसिड सॉलिड्स में दोस्तों क्या होगा, या फिर एसिड डिफेक्ट के केसेस में क्या होगा कि आपकी स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि Ag अगर अपनी प्लेस से हटा भी तो है तो वो सेम के सेम क्रिस्टल में, राइट? तो ना आपकी कोई डेंसिटी पे फर्क आया, ना ही स्टोइकियोमेट्री पे। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट दोस्तों क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी डिफेक्ट है। वैकेंसी डिफेक्ट इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ, वो है आपका NaCl और AgBr दोस्तों दोनों में कॉमन है। तो कभी भी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि विच सॉलिड शोज बोथ फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट, तो वो है आपका AgBr। अब देखो उसमें दोस्तों क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl को ले लेते तो NaCl अगर एक सोडियम हटा अपने प्लेस से तो वैकेंसी क्रिएट हुई। अब क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो एक Cl को भी हटना पड़ेगा। अगर दूसरा Cl नहीं हटता है तो हमारा स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, ये जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उस आपके क्रिस्टल की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा इस केस में, अगर एक भी आयन हटा तो उसके अपोजिट आयन को वहां से हटना पड़ेगा, और वो हटना पड़ेगा तो दोस्तों डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो हमारा डिफरेंस क्या दोनों में कि फ्रैंकल में डेंसिटी हमारी सेम थी पर शॉर्ट की में क्या हुआ, डेंसिटी कम हो गई। तो यही दोनों है, इसको बहुत बार पूछा जाता है तो आप इसको एक बार फिर भी और अच्छे से पढ़ लेना बुक से। अब बात करते हैं दोस्तों इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल ऐसे मानो जब भी कभी NaCl सॉलिड NaCl जो है मोल्टल फॉर्म से बन रहा होगा और वहां पे कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल स्ट्रोंशियम SI डबल पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा? सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, खुद आके लग जाएगा क्रिस्टल में। थर्ड आया दोस्तों हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्री। नॉन स्टोइकियोमेट्री के दो पार्ट है, एक तो है आपका मेटल एक्सिस और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सिस एंड मेटल डेफिशिएंसी। तो पहले मेटल एक्सिस की मैं दोस्तों बात करता हूं। तो आप एज्यूम करो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ही लेते हैं NaCl को। अगर हम NaCl को हीट करें एक सोडियम के एनवायरनमेंट में, मतलब जहां पे सोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे आप NaCl को हीट कर रहे हो, तो क्या होगा? जो सोडियम पहले से एयर में है वो NaCl का जो क्रिस्टल है उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा। जब सोडियम ने उसके ऊपर आगे लेयर बना ली तो क्या होगा? सोडियम होगा उस टाइम पे Na के फॉर्म में, और जो क्रिस्टल है उसमें हमारा Cl भी होगा, तो Cl माइनस की फॉर्म में होगा। तो बेसिकली क्या करेगा वो Cl जो नीचे से ऊपर आएगा जहां पे Na आके डिपॉजिट हुआ है बेबी, और वो सोडियम से बॉन्ड बना लेगा। जैसे सोडियम से बॉन्ड बनाएगा उसका एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा वहां से, और वो क्या करेगा कि वहां से अब दोस्तों से बेसिकली क्या हुआ हमारा इस केस में कि सोडियम आपके बढ़ गए जो क्रिस्टल में पहले नहीं थे वो और आ गए, और एक जो हमारा Cl था जो कि कहीं नीचे से ऊपर आया था, जो कि जैसे कहीं नीचे बाउंड था और वो सोडियम से बाइंड करने के लिए ऊपर आ गए, तो यहाँ पे इसका जो है Cl की स्पेस खाली हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। और जब हमारा इससे बॉन्ड बनाने के Na किसमें कन्वर्ट हुआ था? Na पॉजिटिव में, तो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, उस Cl की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? F सेंटर्स या फिर फॉर्बन सेंटर्स। तो ये दोनों एक ही नाम है, तो ये होगा F सेंटर। F सेंटर की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट कभी कभी क्रिस्टल्स पे थोड़ा कलर की जैसा भी दिखाई देता है, तो वो सब होता है F सेंटर्स की वजह से। तो दोस्तों ये हमारा एक मेटल एक्सिस का एग्जांपल हुआ। दूसरा मेटल एक्सिस का एग्जांपल हुआ कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास जिंक ऑक्साइड है, उसको आप हीट कर दो तो क्या हुआ? जिंक डबल पॉजिटिव बन जाएगा, ऑक्सीजन जो है एज ए गैस इवॉल्व हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेंगे? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अब इस क्रिस्टल में क्या हुआ दोस्तों? अभी जिंक और ऑक्सीजन का नंबर बराबर था, अब क्या हुआ? ऑक्सीजन तो उड़ के चला गया, जिंक रह गया वहां पे, तो ये भी क्या हुआ? किसका एक्सिस हुआ? मेटल का। तो ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो गया। तो हमने दोनों मेटल एक्सिस डिफेक्ट कर दिया। मेटल डेफिशिएंसी का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है Fu, आयरन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं। तो दोस्तों आयरन क्या होता है? 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक हमारा होता है फेरिक, एक होता है हमारा ये फेरस, और एक होता है हमारा फेरिक ट्रिपल पॉजिटिव। ओके, तो अब दोस्तों क्या होगा? अगर ये Fe डबल पॉजिटिव होगा तो सही है, O पे भी हमारा डबल माइनस चार्ज होता है, आराम से दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा? 1:1। लेकिन अगर Fe ट्रिपल पॉजिटिव आ गया इसको हटा के तो यहाँ पे ये रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, विच मीन्स ये अगर मैं ये वाला जो Fe है वो इन दोनों फॉर्म में कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो ये जो है ये कभी भी 1 नहीं हो पाएगा, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1 एज कंपेयर टू दिस।
क्योंकि इसका ये दो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, जो मेटल वाला पार्ट है वो रेशियो वाइज देखें तो जो दूसरे काउंटर पार्ट जो नेगेटिवली चार्ज आया है उससे कम रहेगा। तो ये हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया। तो दोस्तों बस नहीं सारे डिफेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारे बात क्या करते हैं, तो हमने यहाँ पे देखो इम्परफेक्शंस इन सॉलिड कंप्लीट कर लिया। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। तो हमें पता है कि कुछ हमारे मेटल सारे ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट मैंने बताया था कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डायमंड क्या है, इंसुलेटर है। तो इन्हीं सब की बात करते हैं कि हमारे सॉलिड्स कैसे कैसे होते हैं और उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो दोस्तों तीन तरह के हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले होता है कंडक्टिविटी, या फिर जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। दूसरे कौन से होते हैं, वो होते हैं इंसुलेटर, जो कभी कंडक्ट करेंगे नहीं, जिनकी कंडक्टिविटी जीरो है, तो वो गए कंडक्टर। तो हमारे पास इंसुलेटर हुए, हमारे पास हुए कंडक्टर्स। और तीसरी होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी हैं, बट उनके कुछ ना कुछ कंडीशन है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए नेसेसरी क्या है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव आयनाइजेशन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बोला Fe फॉर एग्जांपल 3+ मान लो, मतलब इसने आयरन ने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। और जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों कहां पे होते हैं, ये होते हैं हमारे वैलेंस शेल में, राइट। सबको पता है कि बाहर वाले होते हैं वैलेंस शेल में। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको वैलेंस शेल किया, वैलेंस बैंड बोल दिया। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ओके। उसके अलावा अगर ये कंपाउंड को या फिर ये एलिमेंट को या इस मॉलिक्यूल को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक कंडक्शन बैंड में जाना पड़ता है। कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है, सिंपली एक हायर एनर्जी का बैंड है। तो ये क्या हमारा कंडक्शन बैंड। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ सकते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो मेटल्स के केस में या फिर कंडक्टर के केस में क्या होता है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, मतलब हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप कर रहे हैं तो दोस्तों इनको कोई भी अब एडिशनल एनर्जी की जरूरत नहीं है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने में। तो इसका मतलब ये कंडक्टर है, बहुत अच्छे से कंडक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया फिर कंडक्टर की बात। अगर हम दोस्तों बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर में क्या होता है, ये हमारा फिर से वही मानते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो कभी भी ये इलेक्ट्रॉन को कितनी भी एनर्जी दे दो, ये कभी भी कंडक्शन बैंड तक नहीं आएंगे। जब कभी भी कंडक्शन बैंड तक नहीं आएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, व्हिच मींस ये होगा इंसुलेटर। अब दोस्तों हमारे सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो बेसिकली अगर कभी भी इसको थोड़ी भी एनर्जी मिली, थोड़ा सा भी हीट मिल गया या टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो ये होगा हमारे सेमीकंडक्टर्स। अब एग्जांपल देखिए तो कंडक्टर के एग्जांपल हो गए सारे के सारे मेटल, आयरन, सिल्वर, निकल, जिंक। उसके अलावा नॉन मेटल इंसुलेटर्स के एग्जांपल हो गया अपना डायमंड, बहुत अच्छा एग्जांपल है। और सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल है आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ये दोनों आज के दोस्तों टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हमारे सेलफोन्स हैं या फिर जितने भी स्क्रीन है बेसिकली उनमें सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जितने भी पीसीस हैं सब में डायोड के फॉर्म में। तो ये वो सब उनका अलग अलग प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे वो उसको मैनिपुलेट करते हैं अपने यूज के लिए, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये तो हमने बात करी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में होता क्या है, तो ये हमें पता है जब भी कभी किसी चार्ज पार्टिकल रोटेट होता है तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये फिजिक्स में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। तो अब एक एलिमेंट के पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आती है, तो दोस्तों हमें ये पता है कि हमारे पास एलिमेंट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के ऐसे रोटेट करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल हो गया, ये रिवॉल्व कर रहा है जब इधर से इधर, तो क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। सिमिलरली क्या करते हैं दोस्तों, खुद अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे अर्थ की जैसे हुआ, जैसे अर्थ रोटेट करती है तो डे और नाइट हो जाता है, रिवॉल्व करती है तो हमारे ईयर और वेदर चेंज हो जाता है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, तो जब ये खुद से आपका रोटेट कर रहा है तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और जब ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है हमारे सॉलिड्स की, वो उसको हमने बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सबको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक दोस्तों, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पेयर में नहीं आएंगे। इसके एग्जांपल दोस्तों हमारा क्या है, O2, उसके अलावा हमारा हो गया कॉपर डबल पॉजिटिव,
एंड और भी कुछ सारे एग्जाम्पल है। अब आप सोचोगे कि O2 में तो कितना एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन में 16 हो गए। 16 को कभी अगर करोगे भी तो सब तो पेयर में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास 11 में आप जाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खोलो चैप्टर 4 की, और वहां पे एनर्जी लेवल डायग्राम देखो जो कुछ इस तरह के बने होते थे, अगर याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा तो। और उसमें जब आप जाके ऑक्सीजन देखोगे तो जो O2 मॉलिक्यूल के लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से आ रहे होंगे अनपेयर्ड फॉर्म में। तो इसलिए हमारा जो O2 है वो है पैरामैग्नेटिक। अब दोस्तों पैरामैग्नेटिक की बात क्या होती है कि ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। इनको क्या करते हैं, जो मैग्नेट है वो बहुत वीकली अट्रैक्ट करती है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ओके, और ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं सेम डायरेक्शन में, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। तो ये होगा पैरामैग्नेटिक दोस्तों। दूसरे कौन से होते हैं हमारे डायामैग्नेटिक, ये जैसे उसके अपोजिट होते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा इसमें जो कोई भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये रिपेल करेंगे, और ये बहुत ही पहले तो मैग्नेटाइज होंगे ही नहीं ऑलमोस्ट, और हो भी जाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, वरना हमेशा ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे। उसका एग्जांपल हमारे पास बहुत ही सिंपल सा है, NaCl। ओके, या फिर वाटर, वाटर भी एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। तो हमने पहले बात क्या पढ़ी, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक फिर डायमैग्नेटिक। अब तीसरा जो है वो है हमारा दोस्तों फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या है, ये है ऐसे एलिमेंट जो कि ट्रूली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसका पहले इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो जब भी कभी इनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है एकदम से ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉन्ग टाइम तक के लिए रिटेन कर पाते हैं। जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, परमानेंट मैग्नेट्स है, उनमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया, फॉर एग्जांपल आप लिख लो आयरन। और जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डोमेन्स। तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक। अब इनके उल्टे दोस्तों क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा दोस्तों कि ये जो हमारे डोमेन्स है ये एंटी पैरेलल अलाइन होते हैं। मतलब एक अगर ऐसा है स्पिन तो दूसरे का ऐसा होगा, तीसरे का ऐसा है तो चौथे का उसके अपोजिट है। तो बेसिकली ये क्या होगा, सबका इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कुछ भी आपका मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करेंगे, और इनका एग्जांपल है मैग्नीज ऑक्साइड, MnO। तो हमने कितने पढ़िए, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और पांचवा है हमारा दोस्तों फेरीमैग्नेटिक। फेरी, FE डबल आ रहा है, फेरीमैग्नेटिक। तो दोस्तों जो फेरीमैग्नेटिक है उनका क्या है, वो लोग क्या करते हैं कि इनमें जो डोमेन्स हैं वो एंटी पैरेलल तो होते हैं, बट नंबर उनका इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर दो ऐसे हैं तो एक ऐसा होगा, तो अगर मान लो एक कैंसिल भी हो गया तो भी इसमें थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचेगी, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। और अगर आप इनको हीट कर दो तो ये पैरामैग्नेटिक के जैसे बन जाते हैं। ओके, तो जो फेरीमैग्नेटिक है वो कैसा बन गया हमारा, पैरामैग्नेटिक हीट करने के बाद। अदरवाइज ये क्या करेगा कि थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा और मैग्नेटाइज भी हो जाएगा, बट वीकली मैग्नेटाइज होगा। इसका एग्जांपल जो है हमारी वो है आयरन की ओर मैग्नेटाइट Fe3O4। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सारी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात खत्म। तो यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है दोस्तों कंप्लीट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जिन लोगों की समझ में चैप्टर 1 नहीं आया, सॉलिड से समझ में नहीं आया, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो भी अपने एग्जाम्स को अच्छे से करें। साथ साथ दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, या आपके कुछ और भी क्वेश्चन है और चैप्टर से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या आपके कुछ और सजेशन है मेरे लिए या मेरे वीडियो से रिलेटेड, तो भी आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इंडिविजुअली रिप्लाई करूं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मैं हर चैप्टर वाइज वीडियोस बनाऊं और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड करूं, और इसी तरह के वीडियोस आगे भी बनाऊं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप कि मेरा ये वीडियो देखा, आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। आगे भी आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, एजुकेट अदर्स टू, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।